नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसके अंदर दो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। जिसके अंदर जो पहला टॉपिक अपने आएगा वो आएगा भारत का पाषाण युग, और जो दूसरा अपने टॉपिक आएगा वो आएगा प्राग ऐतिहासिक काल भारत के अंदर। तो ये जो दो टॉपिक है थोड़े छोटे, थोड़े से टफ भी हैं लेकिन छोटे हैं, तो इसको जो है ये आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो अपना टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है भारत का पाषाण युग। तो भारत का जो पाषाण युग है, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ अपने होता है पत्थर, यानी जब मानव ने पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया, ठीक है, तो जो इतिहासकार है वो जो इतिहास है उसको दो भागों में बांटते हैं। जब से मनुष्य इनके पढ़ना लिखना और बोलना जब मनुष्य सीख गया था तो उसको तो इतिहासकारों ने नाम दिया है इतिहास। और जब व्यक्ति ने क्या, जब मनुष्य क्या है ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था ना ही वो कुछ बोलना जानता था, उस समय के इतिहास को इतिहासकारों ने प्राक इतिहास का नाम दिया है। धीरे धीरे जो अपने शिवालिक की पहाड़ियां हैं वहां से अपने को कुछ क्या है औजार वगैरह प्राप्त हुए, जिससे लोगों ने क्या उसको पाषाण संस्कृति का नाम दिया। तो पाषाण संस्कृति के अंदर जो पाषाण युग है इसको जो इतिहासकार है वो तीन भागों में बांटते हैं। जिसके अंदर आता है पहला तो अपने पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आता है अपने नव पाषाण काल। तो जो पहला अपना पाषाण युग है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे एकदम शुरू से। तो अगर अब ये जो तीन है, ये जो तीन युग है ये किसके अंदर आते हैं? पाषाण युग के अंदर, यानी पत्थरों के समय में। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के अंदर क्या है, जो औजार मिले थे, जो पत्थरों के औजार मिले थे, उनका जो आकार था एक तो वो बड़ा था। पूरा पाषाण काल के अंदर जो पत्थरों के आकार थे वो अपने को जो औजार मिले पत्थरों के वो एक तो बड़े थे, साथ में वो क्या है सुगढ़ नहीं थे, यानी एकदम सही तरह से गड़े। जैसे आज के टाइम में आप अगर कुल्हाड़ी लाओ, अगर मैं मानूं तो आज के टाइम में अगर आप कुल्हाड़ी लाओ तो कुल्हाड़ी इस हिसाब की बनी हुई थी। तो ये क्या है, ये इस कुल्हाड़ी का क्या है एक सुगढ़ रूप है, यानी ये कुल्हाड़ी एकदम सही तरीके से गड़ी हुई। ये आगे से कटाई की हुई है, ये पीछे अगर आप देखो तो इसके जो वो डंडी होती है लकड़ी की वो लगी हुई। तो ये क्या है गड़ी हुई एकदम, यानी सुगढ़ है, ठीक है। और पूरा पाषाण काल के अंदर जो अपने को औजार मिले उसके अंदर जो आकार था एक तो बड़ा था, ठीक है, दूसरा वो सुगढ़ नहीं था, यानी एकदम सही तरीके से गड़ी हुई औजार नहीं मिले। तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी जो इतिहासकार है वो तीन भागों में बांटते हैं। ये जो तीन भाग है उस तीन भागों के अंदर देखो, एक तो आता है निम्न, एक अपने मध्य, निम्न मध्य और उच्च। यानी इसके अंदर भी जो ये आकार और सुगढ़ तरीके का जो था ये भी इनमें भी क्या फर्क आया। इसकी वजह से इन्होंने इस पूरा पाषाण काल को क्या है तीन भागों में बांट दिया, निम्न, मध्य और उच्च। उसके बाद जो अपना आता है मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल के अंदर जो औजारों का आकार था, मध्य पाषाण काल के अंदर जो औजारों का आकार था वो क्या हो गया, एक तो छोटा हो गया, थोड़े से क्या है सुगढ़ हो गए, और साथ में ही औजार जो थे वो क्या हो गए तीक्ष्ण। यानी अपने को क्या है जो तीखे आकार वाले होते हैं, तीक्ष्ण का अर्थ होता है तीखा, ठीक है, धारदार। तो मध्य पाषाण काल के अंदर जो अपने को औजार मिले वो एक तो छोटे थे, साथ में तीक्ष्ण यानी धारदार थे, यानी एकदम सुगढ़ तरीके से बनने लग गए थे, ठीक है। और अपने को जो कुछ जगह से अपने को देखो गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और केरल, इनसे अपने को क्या है कुछ औजार प्राप्त हुए जिससे अपने को पता ये चलता है कि इस मध्य पाषाण काल का जो काल था ये कब से निर्धारित किया जाता है, वो किया जाता है 12,000 वर्ष पहले। यानी कि मध्य पाषाण काल के अंदर अपने को कुछ औजार मिले हैं जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, इन राज्यों से अपने को क्या है कुछ औजार मिले जिससे अपने को पता ये चलता है कि मध्य पाषाण काल जो था ये 12,000 वर्ष पहले का है। ठीक है। और साथ में इस समय व्यक्ति क्या है, इस समय व्यक्ति थोड़ी कृषि करने लगा, पशुपालन भी क्या है व्यक्ति करने लगा, और नदी के किनारे घास फूस से बनी झोपड़ी के अंदर व्यक्ति क्या है रहने लग गया था। कौन से काल के अंदर रहने लग गया था, वो रहने लग गया था मध्य पाषाण काल के अंदर, यानी आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले का जो काल माना जाता है वो माना जाता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के आगे देखो, साथ में इस समय व्यक्ति मिट्टी के पात्र यानी जो मिट्टी से बने हुए बर्तन थे, ठीक है, वो भी उपयोग में लेने लग गया, और जो खाना है या खाद्य सामग्री है वो भी क्या है वो पकाने लग गया। यानी मध्य पाषाण काल के अंदर व्यक्ति की जो दिनचर्या थी, जो जीवन दिनचर्या थी, उसके अंदर काफी अपने को परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब आती है अपनी तीसरी नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल के अंदर क्या है, व्यक्ति ने, मानव ने पशुपालन, अच्छी तरीके से कृषि कार्य, ये सारे इसने शुरू कर दिए थे मध्य पाषाण काल के अंदर। अब इसने जो कुछ औजार काम में लिए थे उसके अंदर देखो कौन कौन से अपने औजार इसके समय अपने को, इसने इस समय पर देख लो कुल्हाड़ियां, बंसुली, हंसिया, हथौड़ा, शिलालेख, ओखली, एक अपने को मिलता है छिद्रित व्रत नामक एक औजार है, जैसे इस हिसाब की चक्री हुआ करती थी, उसके बीच में ये इतना से क्या होता था छेद होता था, इसको बोलते थे छिद्रित व्रत। तो नवपाषाण काल में व्यक्ति क्या है एकदम अच्छे तरीके से पशुपालन करने लग गया, यानी पशुओं को पालने लग गया, कृषि एकदम अच्छे तरीके से औजारों से करने लग गया। साथ में इसने जो औजार यूज में लिए थे वो कुल्हाड़ी, बंसुली, हंसिया, हथौड़ा, शिलालेख, ओखली और छिद्रित व्रत, ये कुछ औजार थे। यानी लोहे के जो औजार थे वो ये व्यक्ति क्या है उपयोग में लेने लग गया था। और इस कृषि कार्य की वजह से व्यक्ति क्या है एक जगह पर टिक कर रहने लगा, और धीरे धीरे इस नवपाषाण काल में व्यक्ति क्या कृषि कार्य करने लग गया था। इसकी वजह से व्यक्ति क्या है एक जगह पर टिक कर ही रहने लग गया था, और इसकी वजह से जो भारत की जो सभ्यता है और जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, इसका एक नया युग क्या हो गया उत्पन्न हो गया। तो ये अपने थे पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, 3 भागों के बाद में जो हमने पढ़े थे इनके बारे में वो अपने पढ़ लिया। अब अपने जो अगली आती है वो आती है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला जो आती है। अब अपने अगले वाली जो आती है वो आती है भारत में
प्राग ऐतिहासिक सेल कला। मैंने आपको एक शायद पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मानव ने क्या है, इतिहास को जानने के लिए यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा है। उसके अंदर मैंने आपको एक प्राग ऐतिहासिक नाम बताया था। तो प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन 3 भागों में इतिहासकार ने क्या है, इतिहास को बांटा है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा था? जब व्यक्ति ना तो लिख सकता था और ना ही व्यक्ति पढ़ सकता था, वो अपने आता था प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल की जो सेल कला थी, यानी इस समय व्यक्ति ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था, तो इसने अपने जीवन के बारे में किस बारे में हमको बताया है, यानी उसने अपने जो जीवन का विवरण है, जो वृत्तांत है, वो अपने को किस हिसाब से बताया, वो हम पढ़ेंगे आज अपनी भारत की जो प्राग ऐतिहासिक सेल कला है उसके अंदर अपने पढ़ेंगे। तो शुरू के अंदर यानी आदिकाल में अगर माने हम, आदिकाल में अगर माने तो आदिकाल के अंदर जो मनुष्य का रहने का स्थान था वो कहां था? अगर रहने का स्थान आदिकाल में अगर देखें तो चट्टानों, पहाड़ों, गुफाओं, ठीक है, और जो प्राकृतिक आश्रय स्थल होते थे, प्राकृतिक जो आश्रय स्थल होते थे, इसके अंदर मनुष्य क्या है, रहता था। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, चलो आप मेरे को बताना जरूर। शैलाश्रय किसे कहते हैं? जिसको भी इसका उत्तर आता हो, ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट करके, कमेंट में एकदम ईमानदारी से मेरे को बताएगा। ये नहीं कि किताब में देख लिया और बता दिया, नहीं। आपको ये बताना है मेरे को कि शैलाश्रय जो है वो किसको कहते हैं, शैलाश्रय किसे कहा जाता है। तो वो मैंने बता दिया। अब जब मैंने आपको एक बताया था कि उच्च पूर्व पाषाण काल जो था, जो मध्य पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का एक काल आया था, मैंने आपको बताया था उच्च पाषाण काल। उसको 3 भागों में बांटा था, निम्न, मध्य और उच्च। उच्च पाषाण काल में क्या है, मनुष्य के जो आश्रय स्थल है वो अपने को देखने को मिलते हैं, यानी उस समय मनुष्य क्या है, आश्रय स्थलों के अंदर रहने लग गया था। ठीक है। तो उस पाषाण काल के जो आश्रय स्थल है, ठीक है, तो उसी समय से अपने को प्रमाण मिले हैं कि उच्च जो पाषाण काल था, उच्च पूरा पाषाण जो काल था, उसके अंदर व्यक्ति क्या है, शैलाश्रय के अंदर रहने लग गया था। तो उस समय क्या है, व्यक्ति क्या करता था, जो शैलाश्रय जो होते थे, जो शैलाश्रय थे, उनकी छतों के ऊपर, उनकी दीवारों के ऊपर जो शैलाश्रय जो थे, जहां वो चट्टानों, पहाड़ों, गुफाओं, ये जो प्राकृतिक आश्रय स्थल होते थे, उनके अंदर जो व्यक्ति रहता था उनको शैलाश्रय बोलते थे। उसके बाद छतों और जो छतें और जो दीवारें उन शैलाश्रयों की, उनके ऊपर व्यक्ति क्या करता था, अपने जीवन से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित जितने भी पक्ष थे, यानी जीवन के जो पक्ष थे, उसके बारे में वो क्या करता है, उन दीवारों के ऊपर वो क्या करता है, चित्रांकन करता है। यानी जो उसके जो शैलाश्रय है, शैलाश्रय की जो छतें और दीवारें थी, उसके अंदर मनुष्य अपने जो जीवन के पक्ष के बारे में, यानी जीवन के बारे में जो भी बातें थी, वो क्या करता है, वो चित्र बनाकर या चित्र के माध्यम से वो क्या करता है, अपने को समझाता है। जैसे मान लो मैं ये दीवार बना देता हूं, ये किसी भी एक शैलाश्रय की या गुफा की या चट्टान की या पहाड़ की, किसी की भी आप एक दीवार मान लो। इस दीवार के ऊपर मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो अपने क्या करता है, इस हिसाब से वो क्या करता है, चित्र बनाकर अपने जीवन के बारे में बताता है। मान लो ये उसका बचपन था, बचपन के बाद वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता होता उसने मतलब अंतिम समय तक अपना जो जीवन जिया था, उसके बारे में वो इस दीवार के ऊपर बताता है।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं चित्रांकन करना, यानी अपने जीवन का चित्रांकन किसी दीवार या जो गुफा थी उसकी छत के ऊपर करना, वो कहलाता है अपना चित्रांकन करना, यानी चित्रों के माध्यम से समझाना। अब उसके बाद अगर देखो तो जो चित्रांकन थी, ठीक है, अब व्यक्ति ने अपनी जो अभिव्यक्ति थी, अपना जो जीवन था वो किसके माध्यम से अपने को बताया, चित्रों के माध्यम से। तो इससे अपने को उस काल के व्यक्ति की जो कुछ चीजें मिलती है वो क्या मिलती है, यानी उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की अपने को जानकारी मिलती है। अब सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की जानकारी क्यों मिलती है, क्योंकि जब उसने जो वो चित्र उस दीवार के ऊपर बनाए थे, उन चित्रों के ऊपर उसने अपनी संस्कृति बताई थी, अपने समाज के बारे में बताया था, साथ में अपना जो धार्मिक जीवन था, यानी कौन से धर्म को वो मानता था, उसके बारे में उसने उसके दीवार के ऊपर क्या है, चित्रांकन किया था या चित्रित किया था अपनी अभिव्यक्ति, ठीक है। तो उन जो ये शैलाश्रय है, इनके माध्यम से अपने को उस समय के व्यक्ति की क्या सांस्कृतिक, सामाजिक और जो धार्मिक जीवन है, इसकी जानकारी अपने को शैलाश्रय की छतों और दीवारों से मिलती है। आगे अंदर उसके अंदर अगर देखें तो जो अपना एक तो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी का जो क्षेत्र आता है, उत्तरी राजस्थान, तो शैलाश्रय के अंदर मैं बता देता हूं आपको, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र और जो उत्तरी राजस्थान है, यहां से अपने को क्या है, बहुत अधिक मात्रा में, इस जगह से बहुत अधिक मात्रा के अंदर, बहुत अधिक मात्रा में अपने को क्या मिले हैं, शैलाश्रय मिले हैं। जो शैलाश्रय है वो अपने को सबसे ज्यादा कहां से मिलते हैं, एक तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी का जो क्षेत्र आता है वो, और जो उत्तरी राजस्थान है, यहां से अपने को सबसे ज्यादा शैलाश्रय मिलते हैं, क्योंकि उसी साइड में क्या है, ये जो एरिया है, इन एरियो के अंदर क्या है, पहाड़, चट्टाने, ठीक है, और जो गुफाएं हैं ये काफी ज्यादा मिलती है। इस वजह से जो ये संस्कृति थी, ये संस्कृति अपने राजस्थान के इन हिस्सों के अंदर क्या है, ज्यादा मिलती है। इसके अलावा जो और अपने को कुछ चीजें मिलती है, उसके अलावा भी अगर देखो तो एक अपने मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है, एक अपने मध्य प्रदेश का भीमबेटका आता है, और एक जो पचमढ़ी है मध्य प्रदेश का, ये दो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसकी तरफ से, शैलाश्रय। मैंने बताया था कि राजस्थान के अंदर जो शैलाश्रय मिले अधिक मात्रा में, साथ में शैलाश्रय को और क्या इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं मध्य प्रदेश का भीमबेटका और पचमढ़ी। ये भी क्या है, शैलाश्रय की अगर दृष्टि से देखें तो अपने लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार जो अपने अजंता था, अजंता की जो गुफा थी, अजंता की, राशि, दुर्ग, महल, ये जो सब है, ये भी क्या है, अपने को बहुत महत्वपूर्ण है। अजंता की जो राशि, दुर्ग और महल है, इसके अंदर क्या बने हुए अपने भित्ति चित्र। अब भित्ति चित्र किसको कहते हैं, भित्ति चित्र वो होता है, मान लो कोई महल है और महल के अंदर दीवारों और छतों के ऊपर जो चित्रित अंग होते हैं, ठीक है, यानी व्यक्ति ने चित्रों के माध्यम से अपने जीवन के बारे में समझाया होता है, वो भी किसी महल के अंदर की दीवारों पर, ठीक है, तो उसे कहते हैं भित्ति चित्र। मान लेता हूं मैं, ये कोई एक महल मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये इसका प्रवेश द्वार, ये महल के क्या है, अंदर की दीवारें हैं, इन दीवारों के ऊपर जो चित्रों के माध्यम से व्यक्ति ने समझाया है वो अपने कहलाएगा भित्ति चित्र। और अजंता की जो राशि, दुर्ग और महल है, इनके जो भित्ति चित्र है
वो भी क्या है, शैलाश्रयों की अगर दृष्टि से देखें तो अपने लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद जो आगे का है वो हम देखेंगे। और जो ये सारी जो चीजें हैं ये अपने को उस समय की संस्कृति का क्या करते हैं, ज्ञान करवाते हैं। यानी ये जो इतनी चीजें हमने पढ़ी है ये सारी की सारी जो शैलाश्रय के ऊपर जो अपने को चित्रांकन मिलता है उससे अपने को उस समय की जो संस्कृति थी उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। उस समय की जो संस्कृति थी उसका ज्ञान अपने को ये शैलाश्रय करवाते हैं। उसके बाद इसके अगर आगे का आपने देखें, शैलाश्रय के अंदर अगर इसके आगे का हम देख लेते हैं और सबसे अगर विश्वविख्यात देखें तो मध्य प्रदेश का मैंने भी आपको बताया था एक इलाका जो भीमबेटका आता है। भीमबेटका ये क्या है, मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका अपने आता है वो शैलाश्रयों की दृष्टि से अगर देखें तो ये विश्वविख्यात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में इस भीमबेटका को क्या है, विश्व विरासत की श्रेणी के अंदर इस मध्य प्रदेश भीमबेटका को रखा जाता है शैलाश्रयों की दृष्टि से। तो यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि कौन सा शैलाश्रय को विश्व विरासत की श्रेणी में रखा जाता है, तो आपको उत्तर ये करके आना है कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका को विश्व विरासत की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा एकदम आराम से देख लेना, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो और इलाके हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखें राजस्थान में चंबल नदी का जो घाटी क्षेत्र है वो 12, अलानिया, ठीक है। ये जो मुख्य है ये आते हैं। उसके अंदर और देखो विलासगढ़, दर्रा, रावतबाटा, कपिलधारा, बूंदी व विराटनगर जो जयपुर के अंदर पड़ता है, और हरसिरा ये अपने पड़ता है अलवर के अंदर। ये जो क्या है ये है शैलाश्रयों की दृष्टि से मुख्य। मैंने आपको ये बताया कि जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका ये विश्वविख्यात है और इसको विश्व विरासत की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो और आते हैं पंचमढ़ी, भोपाल, होशंगाबाद, विदिशा, ये विदिशा सागर, ठीक है, ये हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर, राजस्थान के अंदर अगर आप देखो तो चंबल नदी घाटी क्षेत्र, 12, अलानिया, विलासगढ़, दर्रा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी, विराटनगर, जयपुर, हरसिरा, अलवर, ये सारे शैलाश्रयों की दृष्टि से अगर देखें तो मुख्य है। और इनके अंदर अब इन सारों के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, यहां से अपने को क्या प्राप्त होते हैं, यहां से अपने को प्राप्त होते हैं शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। इन सारे स्थानों से अपने को शैलाश्रय प्राप्त होते हैं जिससे कि अपने को उस समय के व्यक्ति की संस्कृति का ज्ञान होता है।
साथ में एक पुराविद थे अपने, एक पुराविद आते हैं, VH एक पुराविद आते हैं जिसको बोलते हैं, आप वैज्ञानिक बोल सकते हो, साइंटिस्ट या शोधकर्ता, वो होता है VH सोनवाने था। इसको जो चंद्रावती पड़ता है गुजरात, चंद्रावती जो है ये अपने पड़ता है गुजरात के अंदर। इसको यहां से क्या है, पाषाण युगीन कुछ उपकरण मिले। इसको यहां से क्या है, पाषाण युगीन कुछ उपकरण इसको क्या है मिले हैं, ठीक है। और इसने क्या पाषाण युगीन जो उपकरण है इसके ऊपर इसको क्या है रेखांकन मिला है। यानी पुराविद जो थे VH सोनवाने, इनको चंद्रावती गुजरात से पाषाण युगीन जो उपकरण थे उसके ऊपर रेखांकन मिला है। तो इससे अपने को क्या चीज समझ में आती है, तो इससे जो इसका काल अपने को मिलता है, ये जो रेखांकन मिला है इससे अपने को जो काल मिलता है वो क्या मिलता है, मध्य पाषाण काल अपने को पता चल जाता है। जब रेखांकन शुरू हुआ था तो उस समय मध्य पाषाण काल था, तो इससे अपने को यह पता चलता है कि उस समय मध्य पाषाण काल था। उसके बाद एक और अपने पुराविद आते हैं जिनका नाम आता है अपने VS वाकणकर। एक पुराविद और आते हैं VS वाकणकर, ठीक है। इनका जो समय मानते हैं, इनका समय मानते हैं, ये जो समय मानते हैं, ये मानते हैं उच्च पुरा पाषाण। तो ये जो रेखांकन वाला था VH सोनवाने, ये मानते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। और VS वाकणकर है, ये इसका समय मानते हैं उच्च पूरा पाषाण काल को। VS वाकणकर तो उच्च पूरा पाषाण काल मानते हैं, और जो VH सोनवाने है ये मानते हैं मध्य पाषाण काल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि VH सोनवाने इसका काल मानते हैं मध्य पाषाण, और VS वाकणकर है ये मानते हैं उच्च पूरा पाषाण। ये तो ये मानते हैं कि जब उच्च पूरा पाषाण काल शुरू हुआ था उसी समय व्यक्ति क्या रेखांकन करना शुरू कर दिया था। और VH सोनवाने जो है ये मानते हैं कि मध्य पाषाण काल जब आया था तो व्यक्ति ने क्या किया था, रेखांकन करना शुरू किया था या लिखना शुरू किया था, ठीक है। और ये जो चित्र बताते हैं वो बताते हैं लाल व गेरू रंग के। ये लाल और गेरू रंग के जो चित्र है वो ज्यादा बताते हैं VS वाकणकर, ठीक है। इसी के साथ में सिर्फ जो शैल चित्रकला है इसका जो शोध हो रहा है वो खाली एक भारत नहीं कर रहा, भारत के अलावा 22 देश इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपने जो अंतिम चीज आती है, तो इस शोधों के लिए क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं। यानी कि मैंने आपको यह बताया कि इस समय के जो लगभग जो चित्र थे वो थे लाल और गेरुए रंग के। साथ में ही इसका जो शोध है, जो उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण या प्राग ऐतिहासिक जो समय था उसका जो शोध है वो 22 देश कर रहे हैं भारत के अलावा। और साथ में ही इस शोध के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दो प्रकार के संगठन अपने बने हुए मिलते हैं। तो आज हमारे जो दो टॉपिक थे वो थे भारत के अंदर पाषाण युग और भारत के अंदर जो प्राग ऐतिहासिक शैल कला थी वो, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। अपना अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता। ये अपने
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। इसके बारे में हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हमने पढ़ेंगे। दूसरा, वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर एक बार नहीं 2 बार देखो, ठीक है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो वो आपको मेरे को कमेंट में बताओ, ताकि जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो शुरू करूंगा उससे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर दे दूंगा। साथ में जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से ये होगा कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा जो नया वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। साथ में वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।